हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो ऑफिशियल लेक्चर है, ऑफिशियल वीडियो है, लेक्चर तो नहीं बोलना चाहिए, लेक्चर बोलते ही बहुत बोरिंग फील आती है। पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कैसे पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम के साथ साथ उसको हम लोग किस तरह से आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे और साथ में आपको इस सब्जेक्ट की, इस विषय की जो उपयोगिता है वो समझ में आए और आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर पाए। हम लोगों ने पिछले वीडियो बात की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो हमारे विषय का जो नाम है वो लेखा शास्त्र है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। देखिए, आपका ये जो विषय है ना, और आपका भविष्य अगर इसी विषय के आधार पर बनेगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम में एक अध्यापक छोड़ करके बाकी कुछ भी बनते हैं, तो फिर आपको इस विषय से संबंधित सारे इंग्लिश टर्म्स भी सीखते रहना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि ज्यादातर लोग सीए बनते हैं। सीए आप लोग क्या होता है, सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जो लोग भी इस विषय को पढ़ रहे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो काम रहता है, वो सबसे ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज, इसकी पूरे देश में पहचान है, वो सीए लोगों का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। बाकी कई लोग इसके बाद एमबीए वगैरह भी करते हैं, कुछ दिन जॉब किया फिर एमबीए कर लिया। तो अगर आप कुछ भी करेंगे, उन सारे काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट अगर है कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए, तो वो है लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग करने वाले को बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब लेखांकन एक परिचय, तो लेखांकन का क्या मतलब है? देखिए, लेखांकन ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे आप, तो जो भी लेखापाल, अब बहुत सारे नाम बहुत अजीब है, लेखापाल अकाउंटेंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप काम करेंगे इंडस्ट्री में, हमेशा सब लोग अकाउंटेंट बोलते हैं, कोई लेखापाल नहीं बोलता है। तो लेखापाल अपने विषय में हम बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, अपनी परीक्षाओं में भी लिखेंगे, लेकिन आप समझ के चलिए कि उसको अकाउंटेंट भी कहा जाता है। ठीक, तो लेखापाल जो कुछ भी काम किया करता था, उसका मेन काम हुआ करता था सदियों तक। आज से तो ऐसा है नहीं कि वित्तीय जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो आज स्टार्ट हुई हो, पहले भी राजा महाराजाओं का समय था, तो बहुत पहले से समय से ऐसा चला आ रहा है। और उस समय में जो कुछ भी आर्थिक गतिविधि हुई उसको नोट कर लो कि कहां पर कितनी मुद्रा लग रही है। अगर मुद्रा का विकास नहीं भी हुआ था तो भी अशर्फियों में गिनना होता था। तो कुल मिलाकर के हिसाब किताब लिखने का जो विषय था उसको हम लोग बोलते थे लेखा शास्त्र, या फिर लेखांकन हो गया वो। लेकिन अभी क्या हुआ है ना यार, बहुत तेजी से चीजें बदली हैं पिछले समय में। क्या हुआ है, बहुत तेजी से जो आर्थिक परिवेश था पूरे विश्व में वो बहुत तेजी से बदला है, और इसने मजबूर किया है किनको, अकाउंटेंट्स को, लेखापालों को, कि उनका अब क्या रोल रह जाए। क्यों, कैसे मजबूर किया है? अब आज अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर संस्थाएं हैं, और उसी में एक संस्था हम पूरे देश को भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशन स्टेट। तो देश जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक संस्था है वैश्विक स्तर पर। अगर आप देखेंगे कैसे, मतलब क्या हुआ, यहां से मुझे बांग्लादेश आना है तो मुझे वहां से वीजा लेना पड़ता है, पहले यहां पर पासपोर्ट बनवाओ, है ना। तो हमने पूरी दुनिया को ऐसे करके बांट दिया है। लेकिन आप अगर दूसरी दृष्टि से देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जो है ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो भी एक अमेरिकन कंपनी है। यानी कि कंपनीज का इतना ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में हस्तक्षेप हो गया है कि अगर आप हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा के जीवन में देखोगे तो कॉर्पोरेट्स जो है वो हमारी दुनिया को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर चुकी है। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, व्यवसाय, बिजनेसेस। ठीक है, अब बिजनेसेस में जो मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट्स की, तो कॉर्पोरेट्स ऐसे बिजनेसेस हो जाते हैं जो फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं, लाभ कमाना उनका। और हम लोग जो लेखांकन की बात करते हैं, ये सिर्फ उन बिजनेसेस तक सीमित नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहे हैं, कई गैर सरकारी संगठन हैं, वहां पर भी हमें लेखांकन की जरूरत पड़ती है। होता क्या लेखांकन? लेखांकन क्या है? ये आर्ट है, ये साइंस है, या हम लोग नई एक डिसिप्लिन बना देते हैं, इसको लोग बोलते हैं वाणिज्य है, कॉमर्स है। क्या है लेखांकन? तो लेखांकन यार बड़ी अजीब चीज है। देखो, आर्ट में क्या होता है ना, कला में क्या होता है कि आप, जो कलाकार होता है वो चीजों को अलग अलग तरह से देखता है। वो देखता है कि इसको ऐसे कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको ऐसे कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन विज्ञान में क्या होती है, एक तरह की प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें हैं जो वेल डिफाइंड है, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, कुछ प्राकृतिक सिद्धांत हैं, उनको हम पता करते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। ग्रेविटी है, अगर आप पृथ्वी के पास में है तो वो पृथ्वी की तरफ ही आकर्षण करेगी, है ना।
ऐसे ही गतिज ऊर्जा है, स्थैतिक ऊर्जा है, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे अवधारणाएं हैं जो उसी तरह से काम करेंगे। गतिज ऊर्जा है तो हम लोग उसको हाफ mv स्क्वायर पढ़ते हैं। अच्छा दर्शक, तो आप लोगों ने विज्ञान पढ़ी होगी, तो हाफ mv स्क्वायर कहते हैं, है ना, मतलब उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे सिद्धांत हैं जो है और वैसे ही लागू होंगे। आर्ट्स में क्या होता है, कलाकार को आजादी होती है, हम लोग भाषा भी सीखते हैं। अब भाषा, कला और विज्ञान तीनों चीजें हैं लेखांकन। आप कहेंगे क्या बता रहे हैं आप? देखो, हम लोग बचपन में जब कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं ना, अपनी भावनाओं को बताने के लिए हम लोगों के पास एक भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक भाषा। ऐसे ही कोई बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई व्यवसाय है उसकी स्थिति कैसी है, आप क्या करते हो, आप देख लेते हो उसकी एनुअल रिपोर्ट, जो भी उसकी रिपोर्ट निकल करके आई, बिजनेस रिपोर्ट, आपने उसको देखा और उसको देख करके आप समझ गए कि अच्छा ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है। तो बिजनेस की स्थिति जानने की, उसमें कितना नफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें जानने की जो भाषा है वो है लेखांकन, और इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो एक तो भाषा हो गई, और दूसरा मैंने बोला कि कला भी है। कला कैसे है? कला ऐसे है कि हमें निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है? प्रॉफिट, लाभ कितना हुआ। अब लाभ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक ही तरह से लाभ नहीं निकालते हैं, इसमें अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाभ निकालने का कोई एकदम एक ही सटीक तरीका है वो लगेगा। ऐसे ही बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं जो पुराने समय से आप देखेंगे तो बदलती चली जा रही हैं, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाई गई ही एक चीज है जो प्राकृतिक रूप से कोई सिद्धांत लेकर के नहीं आती है। तो इसलिए कला वाला एलिमेंट भी आ जाता है, कला वाला भी जो दृष्टिकोण है वो भी हमें देखने को मिलता है लेखांकन में। तो यार आप कह रहे हो कि मान लिया आपकी बात की ये भाषा है ना, भाषा एक किसकी, व्यवसाय की भाषा है, और साथ में आपने ये भी मान लिया कि एक कला भी है। लेकिन विज्ञान कैसे है? तो विज्ञान ऐसे है कि विज्ञान में कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के हिसाब से वो सिद्धांत कोई बदलते नहीं है, मतलब वो सिद्धांत हैं वो प्राकृतिक रूप से चलेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो नींव है वो नहीं बदलेंगे। जैसे आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, तो आप किसी भी तरह से निकालें, अगर आपका अल्टीमेटली कुल मिलाकर के जो खर्चा है वो कम हो और जो आपके पास आ रहा है रेवेन्यू, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो आगत है वो ज्यादा हो, तो अगर वो ज्यादा है और खर्चा कम है तब आपको मुनाफा होगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत ही मूलभूत हैं, और साथ में आप धीरे धीरे जब आगे जाओगे तो थोड़े से जटिल सिद्धांत भी आना स्टार्ट होंगे और वो सिद्धांत नहीं बदलेंगे। तो उस हिसाब से उन सिद्धांतों के इर्द गिर्द ये विषय घूम रहा होता है, इसलिए इसको विज्ञान की दृष्टि से भी बोला जा सकता है कि विज्ञान का भी इसमें हिस्सा आ रहा होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि ये भाषा भी आपने बोल दिया, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं जिसको हम लोग भाषा पढ़ने वाले लोगों को, आर्ट्स में बहुत सारे विषय आ जाते हैं, फिर साइंस का भी थोड़ा सा हिस्सा आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है, बिल्कुल है, अच्छा है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात जो भूलनी नहीं चाहिए हमें इस विषय को पढ़ते हुए, वो ये है कि ये एक साध्य नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। क्या नहीं है? मंजिल नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये मंजिल तक पहुंचाने की कोई चीज है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक साधन है। क्या है? साधन, साध्य नहीं है। और साधन कहां तक हमें पहुंचाता है? साध्य तक या मंजिल तक। अच्छा, आप कहेंगे क्या साधन और साध्य का क्या मतलब है? साधन का मतलब ये है कि इस विषय का जो मुख्य उद्देश्य है ना आज के जमाने में, वो है कि जो हमारे यहाँ पर निर्णय लेने वाले लोग हैं, चाहे किसी व्यवसाय के अंदर के लोग हों और चाहे व्यवसाय में बाहर से इन्वेस्ट करने वाले या बाहर से निवेश करने वाले लोग हों, या किसी भी तरह से उस व्यवसाय से वो प्रभावित होते हैं, उनको उस व्यवसाय से किसी भी तरह से वो संबंधित है, तो ऐसे लोगों के निर्णय, जो भी उनको निर्णय लेना है, वो जागरूक निर्णय हो, वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट हो, उनकी जो राय बन रही हो वो इन्फॉर्म्ड हो। तो वो जानकार या जागरूक राय कब बनेगी? जब उनके पास कुछ जानकारी होगी। वो जानकारी मुहैया कराने का काम है लेखांकन का, समझ रहे हैं? लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग है, समझ रहे ना? तो साध्य क्या है? निर्णय लेना। और साधन क्या है? साधन है वो जानकारी मुहैया कराना। तो वो जानकारी कैसे मुहैया कराते हैं हम लोग? लेखांकन के द्वारा, है ना? समझ में आया आपको? तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आ जाते हैं हम लोग लेखांकन बहुत देर से बोल रहे हैं, लेखांकन होता क्या है? तो इस विषय का भी डेवलपमेंट वैसे तो बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग करते चले आ रहे थे, लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स हैं आज के परिवेश में, उन परिवेश में
अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है इस विषय के डेवलपमेंट पर। और एक तरह से हम लोगों ने बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, परंपराएं बनती हैं, हर विषय में अपनी अपनी परंपराएं बनती है। जैसे ये क्या है, जिन्होंने गणित पढ़ी बोलेंगे पाई है। ये एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग पूरा लिख नहीं सकते क्योंकि वो अपरमेय संख्या है। ठीक है, 1416 या 1925 ऐसे करके चलता चला जाता है। तो ये संख्या हम लिख नहीं सकते, इसको हमने पाई से क्या कर दिया, ऐसे एक चिन्ह बना दिया। तो किसी ने तो पाई पहले बोला होगा, उसको सारे लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। पाई की जगह कुछ और भी कहा जा सकता था। तो एक तरह की परंपरा बन गई। क्या बन गई? परंपरा बन गई। ऐसे ही हर विषय में परंपराएं बन रही होती है। ये गणित में एक परंपरा बन गई। ऐसे ही गणित में आमतौर पर हम लोग जब अक्ष बनाते हैं तो ऊपर धन y ले लेते हैं, यहाँ पे धन x ले लेते हैं आमतौर पर, है ना। बदल भी सकते हो आप, ये ऋण x हो जाता है, ये धन y हो जाता है। तो ये जो परंपराएं बनी हैं, वो परंपराएं पूरे दुनिया में एक जैसी इसलिए चलाई जाती है जिससे कि कोई, मान लीजिए अमेरिका में गणित पढ़ रहा है तो मुझे इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए मुझे भी वही चीज समझ में आ जाए, और मैं कुछ ऐसी रिसर्च करूं, मैं कुछ ऐसा अनुसंधान करूं गणित में, तो उसको भी समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग एक जैसे स्टैंडर्ड फॉलो करके काम करेंगे ना, तो बहुत सहूलियत होती है। और इसमें जिसने पहले काम किया होता है उसकी बात हम लोग मानने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एक है अमेरिकन अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। उन्होंने 1966 में इसकी परिभाषा दी। उसके भी पहले 1941 में अमेरिका का ही एक इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। उन्होंने 1941 में, फिर 1970 में इसकी परिभाषा दी। वो परिभाषाएं आप देखेंगे तो उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। किसका? उन परिभाषाओं में जो लेखांकन को बताया गया है। क्यों बढ़ रहा है दायरा? क्योंकि एक विषय की तरह भी ये विकसित हो रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं। हम लोगों ने, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत जीव विज्ञान पढ़ा हुआ है, उन्होंने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जैव विकास। तो वैसा ही एक इवोल्यूशन हर विषय का भी अपना हो रहा होता है। तो जैसे जैसे 1941 से, फिर 1966 में, फिर 1970 में अलग अलग परिभाषा दी गई, लेकिन उसके बाद से एक परिभाषा जो हमारी किताब में दी गई है वो आज के समय के हिसाब से काफी उपयुक्त है। वो जो परिभाषा हमारी किताब में दे रखी है वो बहुत अच्छे से आज के समय लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग को डिफाइन करती है, उसको परिभाषित करती है। और उसमें आने वाले कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, या इस कॉन्टेक्स्ट में, आप समझे ना, हर चीज को बोलने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो लेखांकन की परिभाषा देते समय उन शब्दों का क्या अर्थ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये चीज अभी समझ लेते हैं परिभाषा को, फिर उनके जो शब्दों की चर्चा होगी वो हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो परिभाषा क्या है। तो ये है हमारी परिभाषा। और इस परिभाषा से पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉमर्स में या वाणिज्य में आपके नए जीवन की शुरुआत हो रही है और उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आपने यहाँ पर ये मजबूत पक्की कर ली ना, जो नींव है वो मजबूत हो गई आपकी, तो फिर आपको आगे इस विषय को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी से आप नई नई चीजें सीखते चले जाएंगे। और होगा क्या कि डिटेल होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए वो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग ऐसा दबी हुई है, तो अभी आपको स्प्रिंग ऊपर से दिखा दी जाएगी, फिर जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो खुलती जाएगी। तो उसी में नई नई चीजें आती चली जाएंगी, समझे ना। उसका इस तरह से एक्सपेंशन होगा, स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा, बस उतना सा रहेगा। बाकी आप पहले से समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी की वजह से, कॉन्सेप्चुअल विषय है यार ये, आप एक बार समझ जाएंगे फिर वो गलतियां नहीं करेंगे, तो उसी पर बिल्ड होती चली जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से समझिएगा। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने। तो संगठन, कौन से संगठन की बात की जा रही है भाई? संगठन तो आजकल गली मोहल्ले में बहुत सारे चल रहे होते हैं, है ना। एक धर्म कीर्तन संगठन भी है, बहुत सारे संगठन है जो अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की एसोसिएशन है। हम किस संगठन की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ भी हम समझेंगे। फिर जो संगठन है उनकी आर्थिक घटनाओं को, कैसी घटनाएं? आर्थिक घटनाएं। ऐसा नहीं कि हर तरह की घटनाएं, संगठन बहुत तरह के काम कर रहा है, बहुत तरह के लेन देन हो रहे हैं, लेकिन हम उन घटनाओं की बात करेंगे जो आर्थिक हैं। उनको क्या करना है? उनको पहचानने हैं। तो पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि संगठन क्या है, उसकी आर्थिक घटनाएं क्या हैं, और यही आर्थिक घटनाएं हैं कि नहीं है, तो उनको पहचानने। अब आपने पहचान लिया कि ये हमारी कोई आर्थिक घटना है, फिर उसको नापा कैसे जाए, तो उसको मापने और फिर लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है। लिखकर क्यों रखा? क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर वो याद ही नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो स्थिति चल रही है वो बता नहीं पाओगे, किसी दूसरे को बताना है। मैंने आपको बताया था कि साधन नहीं है, ये साधन है, साध्य नहीं है। तो अगर आप लिखोगे नहीं तो किसी दूसरे को बताओगे कैसे? और लिखने का मतलब ये नहीं है कि अब तो देखिए सिस्टम आ गया, अब तो सारे लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो आप डायरेक्टली पेन से नहीं लिखते हो, लेकिन आप उसको नोट करके रखते हो, रिकॉर्ड करते हो, समझते हो। तो वो लिखना जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेन पर लिख रहे हो,
रिकॉर्ड करके रखना है, उसका दस्तावेज आपको बना करके रखना है। सिस्टम में भी रख सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है वो, और वैसा ही होता है, आज की रियलिटी वही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। को लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े, अब किससे संबंधित, जो सूचनाएं हैं, सूचना क्यों, क्योंकि आपको सूचना देनी थी उन लोगों को जिन लोगों को निर्णय लेना था, और उनसे संबंधित आंकड़े, तो आंकड़ों की बात है, नंबर्स की बात है। आंकड़े मतलब नंबर्स। वो आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आंकड़े ही बताते हैं कि पिक्चर क्या चल रही है, तस्वीर क्या है। अभी उसमें हम देखेंगे कुछ चीजें तस्वीर होती है, कुछ स्टॉक होता है, कुछ फ्लो होता है, वो सब आगे की बात है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आंकड़े किसके लिए हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए। तो कौन है उपयोगकर्ता? मैंने बताया था कुछ बाह्य उपयोगकर्ता भी हैं, कुछ आंतरिक भी है। आंतरिक कौन है? जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी को चलाने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऐसे ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है सीएफओ, वो क्या होता है? मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं ना। कोई एक आपका यूनिट है, कोई एक इकाई है कंपनी की, उसको देखने का जो मुख्य प्रबंधक है वो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के अंदर हैं, व्यवसाय के अंदर हैं, जिनको इस तरह की जानकारी की जरूरत है जिससे वो अच्छे निर्णय ले पाए। समझ रहे हैं आप? तो वो उपयोग करता है। लेकिन सिर्फ अंदर के लोग उपयोग करता नहीं है राजा बाबू, और कौन है? और उपयोगकर्ता वो लोग भी हैं जो बाहर से बैठे हुए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास शेयर है, जिनके पास हिस्सेदारी है कंपनी की, या फिर जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है। मैं कोई बैंक हूं, मेरे पास एक कंपनी आ रही है पैसे मांगने के लिए, तो मैं ऐसा थोड़ी दे दूंगा कि हाँ ले जाओ बेटा ले जाओ। मैं पहले देखूंगा कि तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो बैंक भी क्या हो गई? एक उपयोगकर्ता हो गई। ऐसे ही हमारे देश में जो सरकार है, तो सरकार के पास बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं, सरकार के ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनको भी कंपनी के ऊपर निगरानी बना करके रखनी पड़ती है। कोई कंपनी खोलता है तो कहां जाता है? रजिस्ट्रार होता है कंपनी का, तो कंपनी रजिस्ट्रार है, उसको भी जरूरत है। उसी के साथ साथ कंपनीज में क्या होता है? हमारे यहाँ बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो जो भी कंपनी से जुड़े हुए कामकाज है उससे संबंधित एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है सरकार का, उसके पास होता है। फिर सेबी, अगर मान लीजिए कोई इतनी बड़ी कंपनी है जो लिस्ट करा ली स्टॉक एक्सचेंज पर, तो सेबी को हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको भी जरूरत पड़ जाती है किसकी? कि लेखांकन की। आपके पास उनको भी जानकारी चाहिए, उनको क्या चाहिए? सूचना चाहिए। किससे जुड़ी हुई? कंपनी के की क्या स्थिति है, कैसी चीजें चल रही है। तो वो सारी चीजें जो आती है वो आ जाती है लेखांकन में। तो आपको मोटी मोटी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, जो हम लोगों ने पहले बात की थी उसी को मैं एक बार आपको एक और चीज समझा देता हूँ। एक हमारे में किताब में एक थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें क्या है कि कोई आर्थिक घटना हुई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो, कोई आर्थिक घटना हुई। अब उस आर्थिक घटना का आपने क्या किया? उस आर्थिक घटना के लिए आपने लेखांकन प्रक्रिया से उसको नोट कर लिया। अब लेखांकन प्रक्रिया के बाद से जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो सूचना निकल के आ रही है, वो आपने कम्युनिकेट की, और फिर वो उन लोगों को वापस भेज दी जो लोग निर्णय ले रहे थे। तो निर्णय क्या ले रहे थे? किस चीज का निर्णय ले रहे थे? और कोई न्यायालय की बात थोड़ी है कि जहां पर जज साहब बैठे हुए कुछ और निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर निर्णय है व्यवसाय से संबंधित। तो व्यवसाय से संबंधित जो लोग भी निर्णय वाले लेने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को वो सूचना पहुंच गई। अब वो लोग और अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ जानकारी है, कुछ बेस है, वो तर्क संगत निर्णय ले पाएंगे। और फिर तर्क संगत निर्णय के बाद से फिर कोई आर्थिक इवेंट करेंगे, आर्थिक गतिविधि होगी, तो आर्थिक घटना फिर से होगी और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो वो जो सर्किल है वो इस तरह से चलता रहेगा। तो आर्थिक गतिविधि स्टार्ट हुई, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया क्या कर देती है? ये उन लोगों को सशक्त बनाती है कि आप लोग तर्क संगत निर्णय ले पाए। तो ये है इसकी पूरी पूरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग ये जो शब्द थे, संगठन, आर्थिक घटनाएं क्या क्या है, फिर पहचानना, इसका क्या मतलब है, किसको पहचानना है, फिर उनको नापेंगे कैसे, और क्या लिख करके रखने की क्या मतलब है, ये सारे शब्द, फिर उपयोगकर्ता कौन है, इनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया है, लेकिन ये जो शब्द हैं इनकी हम लोग परिभाषाएं अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, आप ये सारी चीजें देखते रहोगे, आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो नींव है, वो बहुत मजबूत होती चली जाएगी। और बोर्ड की तो हम लोग कभी भी, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ बोर्ड के लिए तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। आप सोचेंगे अरे बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे तो किसके लिए पढ़ा रहे? बोर्ड एग्जामिनेशन तो चुटकियों में निकलता है यार, बोर्ड में कुछ आता ही नहीं है, बहुत हल्का। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं उनमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, या तो ये करो या ये करो, तो आपको उनमें से एक भी चीज आती है तो आप कर ले आते हो। मैं बताता हूँ कि आपका भविष्य की बात करता हूँ कि अगर आपको सीए बनना है तो फिर आपके लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हम लोग उस दृष्टिकोण से काम करते हैं। तो आप एक बार ये कर लेंगे, इसकी कोई टेंशन रहेगी नहीं। हर वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। और जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एक बार, तो हम लोग पूरे चैप्टर का एक जल्दी से रिवीजन करते हैं, वो मैं वीडियो भी बनाता हूँ और पूरे नोट्स भी आपको मिल जाते हैं कि कहां पर क्या क्या करना था।
यहाँ पर अकाउंटिंग में लेखांकन में आगे जो लोग जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वो सारे प्रश्न भी मैं आपको दूंगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।